नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। तो हम लोग आज एस्टेट की 2022 की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि आप लोगों के जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो करवाऊंगी, अदरवाइज़ मैं मेरी मनपसंद से करवाऊंगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का काफ़ी सारे जो आप लोगों की चॉइस थी कि मैडम बिल ऑफ एक्सचेंज पहले करा दो, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि मैडम आप अपने अकॉर्डिंग कराइए। तो कोई बात नहीं, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे जैसे हम लोग आप लोगों का जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से हम अलग अलग टॉपिक जो है वो करवाते रहेंगे। वो देखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को मैं एक बार क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवाऊंगी कि ये क्वेश्चन इस साल में आया और इसका ये आंसर बनेगा और इसका आंसर ये क्यों बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो एक्सचेंज से हमें समझ में ही आ गया कि एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। देना और लेना कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? 1881 के अंदर एक स्टेटमेंट आई थी किसकी? इंडियन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंदर। उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट बोली गई थी कि जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को काफ़ी हद तक मैच करती है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज उससे पहले नहीं था? क्या कुछ होता था? सेल परचेज तो पहले भी होती होगी, उधारी भी पहले होती होगी, तो फिर ये क्या सिस्टम है? आपने हुंडी के बारे में सुना होगा। हुंडी क्या होती है? हुंडी भी सेम ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज का पुराना रूप है। अगर ये कहें कि हुंडी का नया वर्जन क्या है तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। हुंडी में क्या था कि सेम ऐसे ही जैसे कुछ पर्सन्स हैं, मान लो क्या हो गया, एक हो गया जी राम और ये हो गया सेलर, और ये कौन हो गया जी? श्याम। ये कौन हो गया? बायर। अब ये जो सेलर है और ये जो परचेजर है, श्याम ने राम से माल खरीदा और बदले में राम ने एक हुंडी दे दी, एक बिल दे दिया, एक पर्ची दे दी कि इतना पैसा जो है तुम मुझे 2 महीने के बाद दोगे। अब ये पर्ची है किसके पास? राम के पास। और श्याम से पैसा लेना है, और श्याम से पैसे लेने के लिए राम ने किसी बंदे को भेज दिया राम के पास, श्याम के पास। और जो सामान है वो लेने के लिए आप जब पेमेंट लेने के लिए गया तो श्याम बोला आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, और फ़ोन वोन की सुविधा तो थी नहीं। आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि भी आई एम नॉट एबल टू गिव मनी, पैसा नहीं है। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बोला जी मैं तो अब आ गया हूँ, अब तो आप मुझे पैसा दोगे। तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सराय वगैरह में किसी आसपास के धर्मशाला में उसको ठहरा दिया, और 3 दिन के बाद श्याम ने राम को पैसे दे दिए, और बदले में जो वो डॉक्यूमेंट था, वो जो जिसे हुंडी बोला जाता है, वो उसने इसको दे दी श्याम को। श्याम ने हुंडी रखी और बदले में पैसा दे दिया। तो ये सिस्टम पहले चला करता था, आज से बहुत साल पहले। लेकिन अब सेल परचेज भी बढ़ गया। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आ गई कि उधार माल अगर ले लिया जाता है, बाद में पेमेंट नहीं होती, रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं होता, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आने लगी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक नया वर्जन भी है, और साथ में इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। केस किया जा सकता है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है उसके बेस पे, तो स्टैम्प पेपर भी लगता है इसके ऊपर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम अब समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, कि इसके अंदर पहले तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी, फिर जर्नल एंट्रीज बताऊँगी, फिर जर्नल एंट्री के एंड तक जोन सी एंट्रीज आपके पेपर में आ सकती है वो एंट्रीज बताऊँगी, फिर उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो देखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम पार्टी की बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर दिया हमने स्टार्ट कर दिया जी क्या, पार्टीज़ कितनी हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज BOE कर देते हैं इसका नाम, और ये हो गया प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टीज़ कितनी होती है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। KVS NVS एस्टेट में कई बार ये पेपर आया, DSSB में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज़ कितनी होती हैं, या ये कह सकते हैं कि कितने पक्ष हो सकते हैं या कितने पक्ष होते हैं। तो कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। और प्रोमिसरी नोट का साथ साथ देखिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है प्रोमिसरी नोट का एक स्टेटमेंट आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, या फिर डिमांड टाइम डिमांड है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट है, इस तरह से कुछ। तो देखिएगा प्रोमिसरी नोट में हमेशा ही 2 पक्ष होते हैं। रट लो, प्रोमिसरी नोट में 2 पक्ष होते हैं। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पक्ष होते हैं।
3 वर्ड 3 पक्ष, प्रोमिसरी नोट 2 वर्ड 2 पक्ष। यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ड्रोअर। ड्रोअर कौन होता है? ड्रोअर जो है हमारा वो क्रेडिटर होता है। साथ में ड्रोअर कौन होता है? मेकर होता है, मेकर। एक्स है मान लो ड्रोअर, एक्स ने सामान बेच दिया किसको? वाई को। एक्स ने सामान बेच दिया वाई को, एक्स ड्रोअर हो गया जो कि बिल को लिखेगा। जो बिल है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रोन बाय क्रेडिटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका एस्टेट में ही कि किसके द्वारा लिखा जाता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रोन बाय क्रेडिटर। ये आपने ध्यान करना है। जो इसका मेकर है, जो ड्रोअर है वो होगा। बिल दे दिया किसको? वाई को। वाई ने एक्सेप्ट किया, पहले साइन कौन करेगा? एक्स। एक्स के साइन करने के बाद वाई के पास आया, वाई ने साइन किया, बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया। जब तक वह साइन नहीं करेगा तब तक क्या हो गया जी? वो आपका सिर्फ एक ड्राफ्ट लेटर है। जैसे ही साइन किया, एक्सेप्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। एक्सेप्टर, ड्रोई, पेमेंट करने वाला, जो उसको एक्सेप्ट करेगा पेमेंट करेगा। और पेई कौन है? रिसीवर। हमें शब्द से समझ आता है कि पेई तो पेमेंट करने वाला ही होगा, पेयर ही होगा, लेकिन नहीं, पेई कौन है? रिसीवर है। अब आप कहोगे कि मैडम जो आपका जो सेलर है वही तो रिसीवर होगा ना, जिसने माल उधार बेचा वही तो सेल पेमेंट करेगा। नहीं, इसके अंदर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि इट ऑर्डर टू पे सेम अमाउंट ऑन डेट। जो आपका सम अमाउंट होगा पर्टिकुलर वो, और एक ऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि क्या होता है ये ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर। और जो प्रोमिस नोट है वो क्या होता है? प्रोमिस होता है। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट में फंस जाते हैं कि अरे सब कुछ तो किया था लेकिन हम यहाँ फंस गए। ये प्रोमिस होता है, वचन दिया जाता है, और ये ऑर्डर होता है। इसके अंदर ड्रोअर जो क्रेडिटर है वो ऑर्डर देता है कि आप इतने पैसे इस डेट को दे दीजिएगा। पर्सन का नाम नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रोअर जो है वो किसी थर्ड पर्सन को भी पैसे दे बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद पैसे उसको मिल जाएंगे। तो पार्टी जो है वो इस तरह से, जो रिसीवर हो गया, एक मेकर हो गया, एक एक्सेप्टर हो गया, 3 पार्टीज हो गई आपकी। अब आ गए हम लोग प्रोमिसरी नोट पे। प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 ही पक्ष होते हैं, जैसे मान लो एक्स है और एक हो गया वाई। अब जो एक्स है वो कौन है? अब अपोजिट हो गया। बिल कौन बनाएगा? जो प्रोमिसरी नोट इज ड्रोन बाय मेकर, जो डेटर होगा। डेटर है वो इसके अंदर क्रेडिटर है मेकर, और इसके अंदर डेटर है। ये आपने ध्यान करना है। डेटर एक्स है और जो वाई है वो क्या है? रिसीवर है। इसका मतलब ये क्रेडिटर है। ये आपने ध्यान करना है। अब ये जो डेटर है ये प्रोमिस करेगा, मैं इतना अमाउंट इस पर्सन को, वाई को, इस डेट को देने का वचन देता हूँ। वाई को वो इसमें नाम लिखेगा तो वाई ही पेमेंट ले सकता है, कोई और पर्सन नहीं ले सकता। पेई जो क्रेडिटर है वो जेड को या किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता। प्रोमिस नोट के अंदर ये एक खास बात है। क्या है? प्रोमिस है, 2 पक्ष हैं, बनाने वाला मेकर है, पेई जो है, जो रिसीवर वो क्रेडिटर है। ये आपने ध्यान करना है। ये कुछ मेन पॉइंट हो गए जिसमें से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्री से जो सिंपल प्रोसेस है वो करवाने वाली हूँ। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑर्डर है, ये प्रोमिस है। 3 पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। मेकर क्रेडिटर है, इसमें मेकर जो है वो डेटर है। आपको 1 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको जर्नल एंट्री करवा सकूँ। फिर देख लीजिएगा एक बार।
अब हम आपको जो जर्नल एंट्रीज हैं दोनों पक्ष के हिसाब से मैं करवा देती हूँ। जर्नल एंट्री में से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर उसको हम मान लेते हैं, अब ये हो गया जी x और ये हो गया y, इन दोनों की अलग अलग बुक हैं। अलग x और y की जगह आप राम और मोहन कर देते हैं, हम राम और ये हो गया जी आपका मोहन। और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। राम कौन है? सेलर है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ। और जो मोहन है वो कौन है जी? बायर है। मोहन ने राम से माल खरीदा, क्रेडिट की एंट्री है, उधार खरीदा है। और मान लीजिए अमाउंट को हम लोग एक बार स्किप कर देते हैं, कोई भी अमाउंट है, सिर्फ जर्नल एंट्री को समझेंगे। मोहन ने राम से माल खरीदा, तो किससे खरीदा? तो हमारे पास क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट है। राम अपनी बुक के अंदर क्या लिखेगा? डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब मोहन अकाउंट आ जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू। सेल को हम हमेशा ही क्रेडिट करते हैं, तो सेल अकाउंट आ जाएगा। ये हमारी पहली एंट्री है। मोहन क्या एंट्री करेगा? मोहन ने क्या किया? परचेज किया, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे? राम से। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी आपको दिक्कत आई होगी। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने +1 से ही स्टार्ट किया था इसको। अब उसके बाद पैसे तो राम ने, मोहन ने नहीं दिए, लेकिन मोहन ने क्या दे दिया? एक बिल दे दिया। राम ने बिल लिखा और मोहन को दिया, मोहन ने एक्सेप्ट करके राम को दे दिया। ठीक है जी। तो अब जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन हो गया? राम हो गया, इसके अंदर क्रेडिटर है वो। और जो ड्रॉई है वो मोहन हो गया, एक्सेप्टर है। और पेई कौन है? अभी हम ये मान के चलेंगे कि राम ही है। तो देखिएगा, राम के लिए जो BR है, BR होगा बिल रिसीवेबल। मोहन को पेमेंट करनी है, वही बिल मोहन के लिए बिल पेएबल होगा। तो अब ये जो बिल रिसीवेबल है, इसके लिए एसेट है। एसेट को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो राम के पास क्या आ गया? BR अकाउंट डेबिट टू। कहाँ से आया? मोहन से। मोहन अकाउंट। मोहन के लिए BP है, बिल्स पेएबल है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे। किसको दे दिया उसने? राम को दे दिया। राम रिसीवर है। राम अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है आपका? जब बिल लिखा जाएगा तो हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? तीसरी एंट्री पेमेंट की। अब ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जब बिल रिटायर होता है, बिल की पेमेंट की जाती है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्टर है या जो बायर है, ये कह सकते हैं, वो किसको डेबिट करेगा? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो देखिएगा, अब ये राम के लिए, राम को पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? BR से मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। एंट्री खत्म हो गई। अब इस अकाउंट में क्या हो जाएगा? BP को डेबिट किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मैं आपको सेम दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद कि किसको डेबिट किया जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट को। BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया जी आपका 3 एंट्री। यही 3 एंट्री में से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है ये ऑर्डर है या प्रोमिस है, कितने पक्ष होते हैं, कौन लिखता है इसको, इतने टाइम के लिए है, या फिर इस तरह से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी कारण से बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? ये जो एंट्री है, ये एंट्री जो हमने करी थी बिल देने की,
अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमने सेम की सेम एंट्री को अपोजिट करना है और कुछ भी नहीं करना, हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड एंट्री आप चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसको काउंट करके आप सेकंड एंट्री को अपोजिट कर लेना, वो डिस्काउंट उसकी आपकी डिसऑनर्ड की एंट्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी जी, मोहन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, क्योंकि वापस बिल चला गया, डिसऑनर्ड हो गया और मोहन को हमने फिर से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी कि मोहन से हमने फिर से पैसे लेने हैं। और इसमें हम लोग उल्टा कर देंगे, BP अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम फिर से हमारा क्रेडिटर बन गया, राम की फिर से लाइबिलिटी आ गई। ये पॉइंट आपने करने हैं। ये 4 एंट्रियां आप रट लो, क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। अब मैं आपको जो पिछले 16 से लेकर 21 तक के बीच में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद आप बताइएगा मैम कि हाँ इस क्वेश्चन में कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है। पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ग्रेस पीरियड होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब ये 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड है इसका क्या फंडा है? ग्रेस पीरियड का मतलब है कि जैसे मैंने आज कुछ भी क्रेडिट पे ले लिया, आज की क्या डेट हो गई हमारी, आज डेट है 26 सितंबर, और मैंने कहा कि मैं तो 2 महीने के बाद पेमेंट कर पाऊंगी, यानी कि 26 नवंबर को। लेकिन किसी कारण से हो सकता है 26 तारीख को मेरे पास पेमेंट ना हो, मुझे 1-2 दिन का टाइम और चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको और दिया। लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, अगर आपका संडे आ जाता है तो हमें नेक्स्ट डे में पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो अगर 26 तारीख को मुझे पेमेंट करनी है, 3 दिन का मेरा जो ग्रेस पीरियड है वो 3 दिन के बाद 29 तारीख को बनेगा। 29 नवंबर को अगर संडे आ जाता है तो मैं 30 तारीख को पेमेंट कर सकती हूँ। लेकिन कंडीशन और भी है, अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, नेशनल हॉलीडे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो आपको पेमेंट 1 दिन पहले करनी पड़ेगी, आप आगे नहीं जा सकते। इतने से पॉइंट पे आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अब देखिएगा। क्वेश्चन क्या आया आपका, 25 अक्टूबर 2021 को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, तो अब उसकी जो मैच्योरिटी डेट है, पेमेंट की डेट है, वो क्या होगी? 27 जनवरी 2022 होगी, 25 जनवरी 2022 होगी, 26 जनवरी होगी या 23 जनवरी? टाइम हमारे पास कम होगा, ये आप मानते ही हैं। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का टाइम मिलता है, लेकिन 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होता नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके हाफ मिनट में हो जाए और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका 4 या 5 मिनट ले ले। तो देखिएगा 26 जनवरी तो हो ही नहीं सकता, नेशनल है, अगले दिन होना नहीं चाहिए अगर हम मोटा मोटा भी 90 दिन मानते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? आंसर आपका 25 जनवरी बनेगा, इसको हम काउंट कर लेते हैं, और 23 भी नहीं बन सकता। 25 अक्टूबर से अक्टूबर का महीना हमारा 31 का आता है, तो 25 नवंबर तक 31 दिन हो गए। उसके बाद हमें 90 दिन चाहिए, 90 दिन हमने काउंट करने हैं, तो 25 अक्टूबर तक हो गया। फिर उसके बाद हमने जो नवंबर का महीना है वो हमारा 30 का होता है, तो यानी कि 25 हम कहाँ पहुंच गए, 25 दिसंबर तक। अब उसके बाद हमारे पास दिन कितने रह गए? हमारे पास दिन रह गए 61 के बाद 29। अगर हम 29 डेज और काउंट कर लेते हैं 25 दिसंबर के बाद, तो हमारे दिन बनते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हमारे 90 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन 23 जनवरी के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड आने के बाद 26 जनवरी बन रहा है, वो हमारा आंसर नहीं आएगा। 27 हम कर नहीं सकते क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते, तो हमें पीछे ही आना पड़ेगा। 25 जनवरी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका 2020 के अंदर आया, जो मैंने स्टेटमेंट करवाई है उससे अलग कोई भी नहीं आएगा, देख लीजिएगा आप। एट द टाइम रिटायरमेंट बिल एक्सेप्टर डेबिट, जो एक्सेप्ट करने वाला है इसका मतलब वो पेमेंट करने वाला है, डेटर है वो, तो वो किसको डेबिट करेगा जब पेमेंट करेगा? अभी मैंने आपको एंट्रीज भी करवाई थी, सेकंड वाली जो थर्ड एंट्री थी, थर्ड वाली एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश होगा तो डेबिट इसको हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और आया आपका 2020 में ही, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, देखिएगा। ए प्रोमिस टू पे एक्सेप्टिंग पार्टीज एट सम फ्यूचर डेट, प्रोमिस टू पे एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट, इसका मतलब एक्सेप्टिंग जो पार्टी जो प्रोमिस है, प्रोमिस तो वैसे भी क्या होता है, एक एक्सेप्टिंग लेटर होता है, एक प्रोमिस होता है। तो प्रोमिस टू पे एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट के बारे में इसमें कुछ भी नहीं होता, एक पर्टिकुलर पर्सन को एक वादा किया जाता है। तो फिर प्रोमिस नोट तो ये है नहीं, टाइम मैनेजमेंट ये हो नहीं सकता, मैनेजमेंट का क्या कसूर है, नहीं, डेट मैनेजमेंट भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, टाइम ड्राफ्ट आएगा। फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट के लिए एक्सेप्टिंग है, तो ये आपने ध्यान करना है, फ्यूचर डेट, इसका मतलब ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट के अंदर जो डेटर है वो एक्सेप्ट करता है, एक एक्सेप्टिंग ऑफर होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इतने टाइम में आपको ये पेमेंट दे दूंगा, इसमें तो पार्टी का नाम ही नहीं है। एक्सेप्टिंग पार्टी, पार्टी एक्सेप्ट करिए एट सम फ्यूचर डेट, अगर वो पर्सन का नाम आ जाता कि इस पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है तो प्रॉमिस आ जाता, फ्यूचर डेट आ गई तो टाइम ड्राफ्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1872 के अकॉर्डिंग जो प्रॉमिस है वो क्या है, एक वैलिड ऑफर है, वैलिड ऑफर है वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपस में हुआ ही होगा। एक एक्सेप्टेंस ऑफर है, एक्सेप्टेंस ऑफर है कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस डेट को आपको इतने पैसे दे दूंगा, आपको इस पर्सन को इतने पैसे, राम से लिया तो राम को इतने पैसे देने का वचन देता हूं, वचन, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड ऑफर, एक्सेप्टेड ऑफर है ये आपका आंसर रहेगा। फिर एक आपका है, ये मैं इसके अंदर ऑप्शन काफ़ी बड़े थे, मैंने लिखने में मैं एक बार आपको बोल दूंगी, उससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। अब है 2018 में जो क्वेश्चन आया था, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज एक्सचेंज सीरीज फ्यूचर कैश, एक्सचेंज सीरीज, इसका मतलब बिटवीन 2 पार्टी एक्सचेंज सीरीज फ्यूचर कैश, इसका मतलब ये ना तो कोई ऑर्डर है और ना ही कोई प्रोमिस है, तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट तो दोनों ही कट हो गए, ये आपने ध्यान करना है। प्रॉमिस में प्रॉमिस आएगा, उसके अंदर ऑर्डर लिखा हुआ होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है वो और वो प्रॉमिस है, तो दोनों चीजें नहीं है, यहीं से कट हो गया आपका। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध तो नहीं है, नहीं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आता, तो ये स्वैप है, स्वैप बोला जाएगा इसको, बिटवीन 2 पार्टीज में एक्सचेंज सीरीज की गई है। अगला क्वेश्चन आपका 2017 वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2016, उसमें क्या था आपका 25 अक्टूबर 2021, उसमें आपके 90 डेज थे, इसमें 2 मंथ हैं, चाहे 30 का महीना चाहे 31 का, 2 महीने हैं, तो 2 महीने सीधे आपके 23 जनवरी को बन रहे हैं, तो 23 जनवरी 2017 हो गया, उसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, फिर से 26 जनवरी आ गई, 26 जनवरी में 1 दिन घटा दीजिए, 25 जनवरी हो गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वही का वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद 2016 में एक और क्वेश्चन आया आपका, ऑन रिसीव्ड रिटर्न गुड्स नोट, जब कोई क्रेडिटर, जब कोई सेलर कोई माल वापस लेता है, सेलर जो है वो माल वापस लेता है, तो बदले में वो क्या नोट देगा। देखिए, सेलर हमेशा ही क्रेडिट नोट लिखता है और जो बायर है वो डेबिट नोट लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रॉमिस नोट है वो तो आएगा ही नहीं, ये तो आना ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बारे में पता होगा तभी हम समझेंगे ना, नहीं तो हम तो किसी पे भी टिक करके आ जाएंगे। तो क्रेडिट नोट आएगा क्योंकि सेलर की तरफ से, अगर बायर की तरफ से आता तो डेबिट नोट आ जाता। अब मैं आपको एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये और मैं पढ़ के बता देती हूँ। ये आपका, ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक ली हुई है, इसके अंदर आपके लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर हैं, 2014 तक के पेपर हैं, और इसी को ही मैंने पूरा का पूरा एनालाइज किया और उसी के बेस पर ही आपको आगे की फर्दर क्लासेस मिलेंगी उन्हीं टॉपिक में से, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं PYQ जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे, साथ साथ टॉपिक भी होता जाएगा। तो ये है आपका कि एक जो चेक है,
चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस के अंदर क्या आ रहा है कि ए चेक में बी क्रॉस्ड बट नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है कि जो बिल चेक है उसको हम क्रॉस करते हैं, 2 लाइन लगाते हैं, लेकिन हम बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। सही है, हमने गलत बताना है। उसके बाद है ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंकर वाइल ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन एनी इंक्लूडिंग बैंकर। बैंक में भी ये क्लियर हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल, और पार्टीज भी क्लियर करती हैं इसको, तो ये कोई भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। फिर है ए ग्रेस ऑफ 3 days इज अलाउड इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वाइल नो ग्रेस इज गिवन इन केस ऑफ चेक। ये कह रहा है कि चेक में आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता और बिल ऑफ एक्सचेंज में मिलता है 3 days का। देखिए चेक के अंदर तो जिस डेट को चेक लिखा गया 3 मंथ तक वैलिड होता है, तो 3 मंथ तक आप उसको पेमेंट ले सकते हैं, तो ग्रेस पीरियड तो अपने आप ही हो गया उसके अंदर, तो ये भी आपका सही है। ए चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको पहली ही लाइन के अंदर क्या बताया था कि हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किस में कवर होता है, इंडियन नेगोशिएबल एक्ट, कौन सा, 1881। तो ये वाला गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन है वो डी रहेगा। ठीक है, तो ये थी जी आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज की आपकी जो पॉइंट्स। मैं फटाफट से एक बार एक क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ, फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है और प्रोमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं होता, प्रॉमिस की जाती है। डेटर प्रॉमिस करता है, डेटर ही बिल जो प्रोमिसरी नोट लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रोअर है, जो क्रेडिटर है वो लिखता है, और जो ड्रोई है वो एक्सेप्टर होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके साइन के बाद ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट होता है। पेई जो है वो रिसीवर होता है, पेमेंट रिसीव करने वाला होता है, और पेई जो है वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है, ये आपने ध्यान करना है। पेमेंट की डेट में अगर कोई भी नेशनल हॉलीडे आता है तो उसके 1 दिन पहले पेमेंट होगी, अगर संडे आ जाता है तो 1 दिन के बाद हो सकती है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड का टाइम होता है, वो आपने ध्यान करना है। मेन पॉइंट्स यही थे, पार्टीज 3, 2, ऑर्डर और प्रॉमिस, ये आपने ध्यान करना है। मेन यही पॉइंट्स हैं और जर्नल एंट्रीज। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही मेरी पहले वाली बात है कि मैं कल एक नया टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।